ग्लोबल अटैक यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम वर्कशॉप कैलकुलेशन का जो कि ITI फर्स्ट ईयर के लिए है ऑल ट्रेड का मतलब है जितनी भी ITI में 2 वर्ष की ट्रेड होती हैं उनमें फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट कॉमन होता है। ठीक है, कोई भी आपकी ट्रेड हो फर्स्ट ईयर में जो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का सिलेबस है वो सभी में कॉमन है, तो इसलिए ये वीडियो सभी के लिए है। इसमें जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज कर रहे थे ना उसमें पार्ट 19 को आज हम सॉल्व करेंगे। प्लस आपको जो क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं इसका जो PDF है उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना होगा www.globalit.org। ठीक है, प्लस अगर आप इसके पीछे की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी आसानी से प्लेलिस्ट में जा करके इसके पहले की वीडियो देख सकते हैं, या यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं ग्लोबल ITI। वहां पे आपको ऊपर 3 ऑप्शन होगा, होम, वीडियोज और प्लेलिस्ट की। प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको सारी वीडियोज इकट्ठे मिल जाएंगी। ठीक है, और इसके अलावा आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप अगर थ्योरी पढ़ना चाह रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ना चाह रहे हैं, ड्राइंग आपको सीखनी है, सारी वीडियोज अवेलेबल है चैनल पर। सिर्फ आपको चैनल पे प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ पे अपने काम के अनुसार अपनी प्लेलिस्ट ढूंढ लीजिए। सारी वीडियोज अलग अलग फोल्डर वाइज इकट्ठे मिल जाएगी, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप आसानी से वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे हम लोग। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की यूनिट क्या है? ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, तीव्रता होता है, इसकी यूनिट पूछ रहा है, मात्रक पूछ रहा है, तो उसका जो यूनिट होता है वो होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो पहला वही सही होगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये होता है आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का यूनिट का मतलब मात्रक होता है, तो इस चीज को ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा नियम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताता है? इलेक्ट्रो मतलब विद्युत, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय, इंडक्शन का मतलब प्रेरण, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, के बारे में क्या बताता है? तो देखिए ओम का नियम है, लेंज का नियम है, हुक का नियम है, फैराडे का नियम है। अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो जो फैराडे का नियम है इसको बोलते हैं फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। जो फैराडे के नियम नहीं, कहीं कहीं पे लिखा होता है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। इसका मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यह फैराडे के नाम के साथ ही लगा हुआ है, कई बार फैराडे का नियम बोलते हैं या बोल देते हैं फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या है। तो इसका मतलब जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ये किसने बताया था? यह बताया था फैराडे ने। कौन बताया था? फैराडे ने बताया था। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। जबकि ओम का जो नियम होता है यह किस लिए होता है? तो ओम का नियम जो होता है हमारा V और I में, वोल्टेज और करंट में रेशियो को दर्शाता है। भाई ओम का नियम किस लिए था? वोल्टेज और करंट। ठीक है, आप देखे होंगे जो इनके बीच में ग्राफ खींचा जाता है V और I वाला, तो इनमें जो ग्राफ होता है एक लीनियर प्राप्त होता है, लीनियर कंडक्टर इसलिए बोलते हैं, एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। V और I के बीच में जो ग्राफ हमें मिलता है एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, इसलिए कभी कभी ये भी बोला जाता है कि जो ओम का नियम है वो लीनियर कंडक्टर के लिए यूज होता है, रेखीय चालक के लिए, क्योंकि सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। किसके लिए यूज होता है? लीनियर कंडक्टर के लिए, रेखीय चालक के लिए। ठीक है, हुक का नियम है। हुक का नियम किसके लिए यूज होता है? तो यह होता है हमारा किसी वस्तु में उत्पन्न विरूपण के लिए, किसी वस्तु में उत्पन्न विरूपण के लिए हुक का नियम यूज किया जाता है। उत्पन्न विरूपण मतलब किसी वस्तु में जो विरूपण उत्पन्न होता है, विरूपण का मतलब उसकी आकृति में जो परिवर्तन आता है, विरूपण का मतलब शेप का उसके बदल जाना। ठीक है, तो किस वस्तु में उत्पन्न विरूपण के लिए यूज होता है हमारा हुक का नियम, या कह सकते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो स्ट्रेस होता है जिसे प्रतिबल बोलते हैं, स्ट्रेस अनुपाती होता है स्ट्रेन के, प्रतिबल और विकृति। मतलब दूसरा ये भी कह सकते हैं कि हुक का नियम प्रतिबल और विकृति के बीच में संबंध स्थापित करता है। प्रतिबल और विकृति क्या? प्रतिबल स्ट्रेस मतलब किसी चीज को दबाना या खींचना, प्रतिबल बल लगाना, और विकृति मतलब उसमें परिवर्तन आ जाना। जैसे एक स्प्रिंग ले लीजिए, स्प्रिंग को अगर आप खींचते हैं, स्प्रिंग पे आप फोर्स लगाएंगे, अगर बल लगाएंगे तो स्प्रिंग खींचेगी। भाई स्प्रिंग पहले इकट्ठी थी दबी हुई, जैसे खींचेंगे लंबाई बढ़ेगी। मतलब कि जब हमने स्प्रिंग पे बल लगाया, स्ट्रेस लगाया, तो उसकी आकृति में परिवर्तन हुआ, तो उसी परिवर्तन को विकृति बोलते हैं। लेकिन जैसे ही हम फोर्स हटाएंगे स्प्रिंग फिर अपना वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगी, जैसे पहले थी वैसे हो जाएगी। भाई दबाते हैं स्प्रिंग को, जैसे पेन होती है दबाते हैं तो दब जाती है, फिर एक बार दबाते हैं तो फिर खुल जाती है, मतलब अपने फोर्स को हटाते ही अपने प्रारंभिक स्थिति में आ जाती है। तो वही होता है हमारा
हुक का नियम। लेकिन हुक का नियम किसके अंदर काम करता है? प्रत्यास्था सीमा के अंदर। किसके अंदर काम करता है? प्रत्यास्था सीमा के अंदर। प्रत्यास्था क्या है? प्रत्यास्था का मतलब होता है, जैसे मैंने स्प्रिंग की बात कर रहा था कि स्प्रिंग पे हमने फोर्स लगाया, वस्तु की आकृति में परिवर्तन आया, जैसे ही फोर्स हटाया स्प्रिंग फिर अपने प्रारंभिक अवस्था में आ गई। तो अगर फोर्स हटाते ही वस्तु अपने प्रारंभिक स्थिति में लौट आ रही है तो इसका मतलब वो प्रत्यास्था के अंदर है, प्रत्यास्था के उसमें गुण है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने स्प्रिंग को ज्यादा फोर्स लगा के खींच दिया तो स्प्रिंग का क्या होगा? जो उसमें ऐंठन था वो खींच करके बिल्कुल सीधे तार के रूप में बदल जाएगा। फिर क्या आप छोड़ोगे तो स्प्रिंग काम करेगी, वापस अपनी स्थिति में आएगी? कभी नहीं आएगी, क्योंकि वो खींच करके ज्यादा फोर्स हमने लगा दिया। तो जब हम ज्यादा फोर्स लगा देते हैं तो वही प्रत्यास्था सीमा के बाहर हो जाता है। अगर कोई वस्तु प्रत्यास्थ है तो अगर आप उसे फोर्स लगाएंगे आकृति बदलेगी, फोर्स हटाते ही आकृति फिर से अपने प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगी। अगर प्रारंभिक स्थिति में नहीं आ रही है तो प्रत्यास्था सीमा के बाहर है। तो जो हुक का नियम है वो तभी काम करता है जब हम फोर्स प्रत्यास्था सीमा के अंदर लगा रहे हैं। ठीक है, ऐसे लेंज का नियम था। तो लेंज का नियम जो है वो ईएमएफ की डायरेक्शन को बताता है। जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसके दिशा को, उसके डायरेक्शन को बताता है लेंज का नियम। ठीक है, आपने सुना होगा कि जिससे वह उत्पन्न होता है उसी का वह विरोध करता है। लेंज का नियम बताया गया था ना कि जिस कारक से वह उत्पन्न होता है उसी का वह विरोध करता है, इसीलिए लेंज वाले फार्मूले में माइनस लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है इंड्यूस्ड होगा मतलब उत्पन्न। ईएमएफ के लिए क्या सूत्र है? ठीक है, तो जो हमारा उत्पन्न ईएमएफ होता है विद्युत वाहक बल होता है। ठीक है, ईएमएफ मतलब क्या? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ईएमएफ, जिसे हिंदी में विद्युत वाहक बल बोलते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है VLV sin थीटा। फार्मूला आप इसको नोट कर लीजिएगा। विद्युत वाहक बल का जो फार्मूला होता है VLV sin थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कह रहा है ईएमएफ से क्या तात्पर्य है? ईएमएफ से क्या तात्पर्य है मतलब यह फुल फॉर्म पूछ रहा है। इसका ईएमएफ का भी मैंने बताया, ई से इलेक्ट्रो, एम से मोटिव और एफ से फोर्स। तो ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है सही हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अगला कह रहा है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का उदाहरण कौन सा है? मतलब इनमें से जो स्टैटिकली, समझ रहे हैं ना, एक डायनेमिकली होता है। डायनेमिकली मतलब जो घूमे, स्टैटिकली मतलब जो स्थिर रहे, जिसमें कोई घूमने वाला मूविंग पार्ट ना हो, कोई घूमने वाला पार्ट नहीं है तो स्टैटिकली है, स्टैटिक स्थिर। ठीक है, स्थिर। और एक होता है डायनेमिकली जिसमें घूमने वाले पार्ट्स होते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब इंड्यूस्ड हो रहा, उत्पन्न हो रहा है ईएमएफ विद्युत वाहक बल। कैसे उत्पन्न हो रहा है? स्टैटिकली, पार्ट उसका स्टैटिकली है, फिक्स है, घूम नहीं रहा है, फिर भी हमारा ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है। तो उसका उदाहरण क्या हो सकता है? जनरेटर। जनरेटर आपने देखा होगा, उसमें हम हैंडल घुमाते हैं तो उसमें घूमने वाले पार्ट होते हैं। जब पार्ट घूमता है तब उसकी वजह से हमारा फ्लक्स कटता है और ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। मतलब घूमने वाला पार्ट है, मूविंग पार्ट है, जबकि हमें स्टैटिकली वाला चाहिए तो जनरेटर हो नहीं सकता। मोटर में भी घूमने वाले पार्ट है, मोटर भी नहीं हो सकता। ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा, जो हमारे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं और खंभों पे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक है, और वो स्टैटिकली होते हैं। कभी कभी पूछ लेता है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे। उनमें जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण होता है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन के कारण वह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है हमारा ट्रांसफार्मर। इसमें सभी पार्ट, भाई कोई पार्ट ट्रांसफार्मर में कोई पार्ट घूमने वाला होता है नहीं, सब चीजें नॉर्मल खड़ी रहती है। लेकिन उनमें एक कॉइल से दूसरे कॉइल कुंडली के बीच में ईएमएफ जनरेट होता है, दोनों के पे। ठीक है, दोनों पे हमारा ईएमएफ जनरेट होता है। तो ट्रांसफार्मर होता है जो कि स्थिर है, कोई पार्ट घूमने वाला नहीं है और उसमें हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो स्टैटिकली का कौन सा उदाहरण हो जाएगा? ट्रांसफार्मर हो जाएगा। अगर डायनामिकली होता, घूमने वाला होता, तब जनरेटर होता। नेक्स्ट चलेंगे। अगला कह रहा है डायनेमिकली गति वाला, डायनेमिक गति। ठीक है, डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ का उदाहरण कौन सा? देखिए क्वेश्चन आ गया, मोटर है, जनरेटर है, कार है, मोटर बाइक है। तो देखिए यहाँ पे हम मेन बात करेंगे तो बात आएगी जनरेटर की। पूछिए क्यों? क्योंकि भाई दिमाग में भी आएगा नहीं, मोटर भी तो हो सकता है, मोटर में भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। लेकिन हम यहाँ पे प्रीफर करेंगे किसको?
मोटर भी एक तरह से सही है, उसमें भी भाई घूमने वाला पार्ट घूम रहा है तभी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। लेकिन ईएमएफ का मेन काम क्या है? विद्युत वाहक बल का मेन तो विद्युत वाहक बल, मतलब वह बल जो विद्युत को ले जाए, ठीक है। तो विद्युत से मतलब है, मतलब जिसमें विद्युत उत्पन्न होता हो। जबकि मोटर में क्या होता है, मोटर में हम विद्युत देते हैं और उससे मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे के हम मोटर से मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त करते हैं। मोटर में क्या होता है, हमसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और उससे हमें मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होता है। लेकिन मेन हमारा ईएमएफ का काम था इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त करना, तो वह किस में हो रहा है? तो भाई वो जनरेटर में होता है। जनरेटर में इंजन को हम घुमाते हैं तो इंजन को मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, तो इंजन जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी पे घूमता है और फिर होता है जो उसके कॉइल वगैरह होता है, जो डायनेमो लगा होता है, उसमें ईएमएफ वगैरह जनरेट होता है और जिससे फिर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किससे मिल रहा है? जनरेटर से मिल रहा है। इसीलिए हम इसको सही करेंगे। मेन हमारा ये सही होगा जनरेटर, जो कि डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या है? इसको आप लोग जानते होंगे। इलेक्ट्रिक विद्युत पावर का मतलब शक्ति, विद्युत शक्ति कहिए या शक्ति कहिए, आप लोगों ने फार्मूला भी पढ़ा होगा, P बराबर IV वगैरह जो हम लोग देख रहे थे, P बराबर W/T भी होता है जो, तो उसका मात्रक क्या रहता है? वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। वही चीज़ है, शक्ति इलेक्ट्रिक पावर विद्युत शक्ति हो गया, तो शक्ति का मात्रक वाट होगा। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बल्ब में धारा का प्रवाह कितना है? आपको ये दे रखा है यहाँ पे वैल्यू और हमसे धारा का प्रवाह पूछ रहा है। कोई बल्ब का दे रखा है कि भाई बल्ब में जो है हमारी पावर जो है शक्ति है 550 वाट की है और जो प्रतिरोध है वह 22 ओम का है और हमें निकालना है आई मतलब करंट, किसमें? एम्पियर में। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी आसान है। बस आपको जैसा मैं बार बार बताता हूँ, बस फार्मूला याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पहले वैल्यू को नोट कर लेते हैं, इसमें नोट करने की जरूरत नहीं, सीधे दे रखा है, P का मान दे रखा है, R का मान दे रखा है। हमें फार्मूला पता है P = IV, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं हमें P पता है, I निकालना है और V की जगह क्या चाहिए? हमें R चाहिए। R रहेगा तो काम बन जाएगा। और आप लोग ओम का नियम जानते ही होंगे, V = IR, क्योंकि हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। तो V की जगह क्या रख देंगे? IR रख देंगे, तो P क्या हो जाएगा? I × IR। ठीक है, अब I की जगह क्या हो जाएगा? P = I × I²R। हमें I की वैल्यू चाहिए तो हम लिख सकते हैं I² = P/R। ये फार्मूला तैयार हो गया। क्या हो गया? I² = P/R। ठीक है, P की वैल्यू 550 वाट अपान R की वैल्यू 22 ओम। ठीक है, काट के देख लेते हैं। 11 दूना 22 और 11 पचे 55, 50/2, 2 से फिर जाएगा 25। I² = 25 एम्पियर। लेकिन हमसे किसकी वैल्यू पूछा? I की वैल्यू पूछा है, तो I = क्या हो जाएगा? स्क्वायर हटेगा तो 5 × 5 = 25, 5 हो जाएगा, 5 एम्पियर। समझ रहे हैं ना? I बराबर √25 हो जाएगा और बाहर आएगा तो 5 एम्पियर। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कितने पावर की आवश्यकता है? पावर की मतलब P की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ देखिए दे रखा P की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ठीक है, I की वैल्यू दे रखा है, R की वैल्यू दे रखा है। ठीक है, फार्मूला वही हो जाएगा सेम, P = IV, लेकिन हमें P पता है, P की वैल्यू निकालनी है, I दे रखा है और V की जगह IR चाहिए, तो ओम वाला नियम लगाएंगे, V = IR। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे? I रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा P = I²R। हमें इस बार वैल्यू किसकी निकालनी है? P की निकालनी है, तो हमें इसमें पुटअप करना होगा वैल्यू को और हमारा मान निकल आएगा। जैसे I का मान कितना दे रखा है? 0.455 का होल स्क्वायर इंटू R की वैल्यू 484। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। आप खुद से सॉल्व कर लेना या मैं यहाँ पे थोड़ा सा कर देता हूँ अगर आपको लग रहा हो थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी है। 0.4 भाई स्क्वायर करना है तो आपस में गुणा कर लेते हैं। 5 × 5 = 25, हासिल आया 2, 5 × 5 = 25, 2 27, हासिल आया 2, 5 × 4 = 20, 2 22।
फिर 5 से गुणा करना, सेम यही चीज़ आ जाएगी 5 7 2 2। फिर 4 से गुणा करना है, 4 5 20, हासिल आया 2, 4 5 20 2 22, हासिल आया 2, 4 चौको 16 2 18। आपस में ऐड कर लीजिए, 5 हो जाएगा, 7 5 12 हो जाएगा, 7 5 12, हासिल 1, 7 2 9 1 10 को 0, हासिल 1, 2 2 4 2 6 1 7, 8 2 10 को 0, हासिल 1 1 1 2। कितने अंक पे दशमलव? 3 इसमें 6 अंक पे दशमलव लगेगा, 1 2 3 4 5 6 दशमलव 207 ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, 0.207025 इंटू 484। अब 484 का गुणा करेंगे तब जाके आपके असली ले आओगे। अब इसमें कितने का गुणा करना हमें? 484 का। चलिए कर लेते हैं, इसमें 484 का मल्टीप्लाई कर लिया जाए। 4 5 20, 4 5 20, हासिल आया 2, 4 2 8 2 2 0, हासिल आया 1, 4 9 0 1, 4 से 28 को 8, हासिल आया 2, और 4 9 0, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, 4 2 8। ठीक है, फिर 8 का गुणा करेंगे, 8 बच्चे 40 को 0, हासिल आया 4, 8 2 16, 4 20 को 0, हासिल 2, 8 9 0 2 हो जाएगा, 8 7 56 को 6, हासिल 5 हो जाएगा, 8 9 0 5, और 8 2 16। फिर 4 से करना है तो सेम वही चीज़ आ जाएगी जो ऊपर आया हुआ था, 0 0 1 8 2 8। इन्हें आपस में ऐड कर लीजिए, 0 0 1 8 2 10 को 0, हासिल 1, 6 1 7 2 9 1 10 को 0, हासिल 1, 8 8 16 16 5 21 1 22 को 2, हासिल 2, 6 2 8 2 10 को 0, हासिल 1, 8 1 9 1 10। कितने अंक पे दशमलव लगेगा? तो भाई नीचे वाले में कोई दशमलव था नहीं, ऊपर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 अंक पे दशमलव था, तो यहाँ भी लग जाएगा 1 2 3 4 5 6 अंक पे दशमलव लग जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 100.200100। क्या आएगा? पावर है, शक्ति है तो वाट आएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है 100.2 है ना, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन लंबी थी, बाकी आसान है, फार्मूले पे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एडजस्टेबल रजिस्टर में, रजिस्टर का मतलब रेजिस्टेंस में निम्नलिखित लेवल है, लेवल दे रखा है 5 किलो ओम प्रति 0.08 एम्पियर, तो उसकी रेटेड पावर क्या होगी? पावर का मतलब शक्ति से है, मतलब पी का वैल्यू पूछ रहा है। किसका वैल्यू पूछ रहा है? पी का। सबसे पहले नोट करेंगे हमें दिया क्या हुआ है, तो देख रहे हैं यहाँ पे 1.5 किलो ओम लिखा हुआ है, और आप लोग जानते होंगे जो ओम होता है हमारा वह रेजिस्टेंस का मात्रक होता है। रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं, मतलब आर की वैल्यू दिया हुआ है 1.5 किलो ओम, और हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमारा जो रेजिस्टेंस होता है ओम में रहता है, यहाँ पे किलो ओम है तो इसको पहले ओम में कन्वर्ट करते हैं, तो R = हो जाएगा 1.5, 1 किलो ओम में 1000 ओम, मतलब किलो की जगह नॉर्मल ओम लिखने के लिए हमें 1000 का गुणा करना पड़ेगा, तो किलो यहाँ से हट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा ओम। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 1500 ओम हो जाएगा। ठीक, इसके बाद दूसरा चीज क्या है, 0.08 एम्पियर, ए से एम्पियर होता है, और एम्पियर किसका मात्रक होता है? तो एम्पियर होता है करंट का, मतलब आई, करंट का मात्रक होता है आई। I = 0.08 एम्पियर। ठीक है, ये चीज हमें दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, P = I²R। कहाँ से आया आप लोगों को मालूम होगा, P = I ही होता है, और V = IR, वहाँ से हम P = I²R निकाल लेते हैं। P की वैल्यू हमें निकालनी है, I का दे रखा है 0.08 का होल स्क्वायर इंटू R की वैल्यू 1500। यहाँ पे देखिए स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64 प्लस 1 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर करने पे 2 0 हो जाएगा, तो इसके आगे 2 0 लग जाएगा। ठीक है, और दशमलव। नहीं तो अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप नॉर्मल भी कर सकते, भाई स्क्वायर है ना, 0.08 गुणे 0.08 ऐसे गुणा कर लीजिए। 8 8 64, 4 हासिल आया 6, 8 9 0 6, फिर दूसरे से करेंगे 0 0 0 0 0 0 4 6 0, 2 अंक ऊपर 2 अंक नीचे, मतलब 2 2 4 अंक पे दशमलव लगेगा, तो 1 2 3 1 अंक और बढ़ा लीजिए, 0 बढ़ा के 4 अंक पे दशमलव लगेगा। तो ऐसे कर लीजिए या जैसे भी समझ में आए, इंटू 1500। अब यहाँ देखिए 2 0 है, यहाँ पे भी 2 0 है, तो इससे क्या होगा, यह दशमलव 2 अंक दाहिने साइड खिसक जाएगा, हो जाएगा 0.64 इंटू 15। अब गुणा कर लेते हैं, 15 चौको 60 को 0, हासिल आया 6, 15 छक्का 90, 6 96।
कितने अंक पे दशमलव, 2 अंक पे था तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 1 अंक 2 अंक, 9.6। पी है तो पी का मात्रक आप लोग जानते हैं वाट होता है। तो यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो आपका सही हो जाएगा 9.6 वाट। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चंस में आपको मेन फार्मूला का ध्यान रखना है और थोड़ा बहुत दशमलव वगैरह का मल्टीप्लाई वगैरह आना चाहिए। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।